नमस्कार। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का फोर्स एंड प्रेशर। यह इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसके बाद आता है आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फिर लाइट है, उसके बाद साउंड है, फिर यूनिवर्स है। तो इस वीडियो में हम करते हैं फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें फोर्स में आपको मेन 4 पढ़ने हैं। व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स क्या है, आखिर हम किसे फोर्स कह सकते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। फिर है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मेनली आपको 5 तरह के फोर्स के बारे में पढ़ना है इसमें। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का क्या इफेक्ट आता है, क्या क्या प्रभाव होता है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। और फिर एक उसके बाद आता है आपका प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे पहला दोनों करने का। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं व्हाट इज फोर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और उसकी अगली वीडियोज में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स, और फिर लास्ट में प्रेशर। तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो तीन पार्ट्स में पूरा कवर हो जाएगा आपको। उसके बाद आपको जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं आज ये दोनों। सबसे पहले आता है व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स क्या है, तो सिंपल सा है कि फोर्स इज अ पुल और पुश। पुल और पुश, जैसे अगर साधारण भाषा में समझे तो पुल का मतलब हिंदी में होता है खींचना, है ना। और पुश का मतलब होता है ऐसे धक्का देना, धकेलना, है ना। अगर हिंदी में लिखेंगे तो धकेलना। मैं हिंदी में इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब हिंदी से ही समझ पाते हैं। पढ़ते तो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन वो हिंदी माध्यम के बच्चे थोड़ा मतलब कि हिंदी में समझ पाते हैं। स्कूल में उनका ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ाई होता नहीं है, तो वो लोग उतने समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी के जो बच्चे हैं पढ़ते इंग्लिश मीडियम में, उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये फोर्स क्या है, क्या है पुल और पुश, यानी किसी भी चीज़ को अगर हम खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या लगा, फोर्स लगा। एक क्वेश्चन भी आया था अभी 8 क्लास के बोर्ड एग्जाम में। अगर शुद्ध हिंदी में कहें, खींचने को अभिकर्षण कहते हैं और धकेलने को अपकर्षण कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन था कि बल है, बल क्या है, तो अपकर्षण है। उसमें ऑप्शन था अपकर्षण, बाकी और बहुत कुछ था, घर्षण, उसके बाद शक्ति, इस तरह का 4 ऑप्शन था। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा अपकर्षण, यानी कि पुश है। या तो पुश होगा, और अगर वहाँ पुल रहता तो पुल भी आंसर हो सकता था। ठीक है, तो ये हुआ पुश और पुल। अब जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते होंगे तो मॉल्स के दरवाजे पे लिखा रहता है ना, हाँ, मॉल्स के मेन डोर पे रहता है पुश या पुल। या कोई आप अच्छे शोरूम वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे ग्लास का जो डोर्स बने होते हैं उसमें लिखा रहेगा पुल या पुश। अगर मान लिया दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है तो आप बाहर से जाएंगे तो वहाँ पर पुश लिखा दिखेगा। आप जब शोरूम से बाहर आएंगे तो वहाँ पे पुल लिखा रहेगा, मतलब आपको खींचना है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुश और पुल। अब जैसे कि और एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे घर में आप सफाई कर रहे हैं। मान लिया कोई बड़ा सा बॉक्स है आपके घर में, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, बहुत भारी है, आप उठा नहीं पा रहे, तो आप उसको क्या करते हैं, ऐसे धक्का देते हैं ताकि वो दूसरी जगह चला जाए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्या लग गया, यहाँ पर पुश लग गया। और वही उसी बक्से को अगर आप करते हैं, आप इधर से ना लगा के आप कोशिश कर क्या करते हैं कि इधर से खींचें, इधर से हम खींच रहे हैं उल्टा सीधी दिशा में, ऐसे करके खींचना शुरू कर दे, तो वो लग गया क्या, पुश की जगह वो पुल कहलाएगा। तो सिंपल सा यही है कि कोई भी पुल हो या पुश हो तो वो हम कह सकते हैं वो क्या लगा है, फोर्स लगा है। कोई भी सामान को, जैसे कि मैं इस बोर्ड को ही ऐसे करके धक्का दे रहा हूँ तो ये क्या हो गया, ये हमारा पुश हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा है कि पुल या पुश, एनी पुल और पुश इज कॉल्ड अ फोर्स। ओके, ये हो गया हमारा फोर्स। कोई भी पुल या पुश हमारा फोर्स कहलाएगा। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं। जैसे फोर्स का क्लासिफिकेशन अगर करना चाहें तो बहुत तरीके से किया जाता है। जैसे अभी एक हम लोगों ने पढ़ा पुल या पुश, पुल या पुश हो गया एक क्लासिफिकेशन। वैसे मेन तो कहा जाता है फोर्स क्या है, पुल और पुश, ही है हमारा मेन फोर्स। उसके बाद है दूसरी कैटेगरी में हम कर सकते हैं इसको कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट समझते हैं इसको। नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट क्या है, फिर आएगा आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो 3 तरीके से मेन इसको आपको अभी फिलहाल 3 ही तरीके से पढ़ना है, आगे क्लासेस में और पढ़ने होंगे।
लेकिन यहाँ पे आपको 3 तरीके से पढ़ना है। तो ये पुल पुश तो हमारा हो गया। अब आता है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट का मीन्स क्या होगा, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज संपर्क में रहे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट में ना रहे, जैसे कि अगर ये 2 मार्कर है तो अगर ये दोनों एक दूसरे पर दूर से ही फोर्स लगाएगा, जैसे कि चुंबक में क्या होता है, मैग्नेट, आगे हम लोग करेंगे जब टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उसमें आपका मैग्नेट आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट क्या होता है, दूर से ही एक दूसरे को थोड़ी दूर पे आएगा, दोनों एक दूसरे से चिपक जाता है। या लोहे को आप चुंबक के नजदीक लाइए, मैग्नेट के नजदीक लाइए, तो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। आप छत पर जाइए, कोई चीज को छत पर से नीचे फेंकिए, वो मतलब अपने आप नीचे जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी ओर खींच रहा है, बहुत दूर से ही खींच ले रहा है, आपको अर्थ में सटाना नहीं पड़ रहा है फोर्स लगाने के लिए। तो वो हो गया नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या होगा, जैसे आप सतह पे चल रहे हैं, कहीं पे चल रहे हैं, तो आपके पैर और वो जो सरफेस है दोनों के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो वो कैसा फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। आप फुटबॉल को किक मार रहे हैं तो वो कैसा फोर्स हो जाएगा, वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आने से वहाँ फोर्स लग रहा है। उसके बाद आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल में आप पेडल मार रहे हैं, तो पेडल तो अपने आप नहीं लग रहा है, दूर से ही तो नहीं लग रहा है, वो तो क्या हो रहा है, वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट में आपका आ जाएगा वही मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। मतलब वही है कि आपको बस जो भी सट के काम हो वो हो जाएगा कॉन्टैक्ट, और जो दूर से ही एक दूसरे को आकर मतलब कि या तो धक्का देने लगे या खींचने लगे तो वो कहलाएगा नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे कि मैग्नेट है, तो हम जानते हैं एक मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अगर ये जो कैप लगा हुआ है दोनों मार्कर में, अगर हम दोनों को नॉर्थ ले लेते हैं और इधर वाले को साउथ ले लेते हैं, तो ये साउथ साउथ कभी भी एक दूसरे को चिपकेगा नहीं, हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, कभी भी एक दूसरे से सटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, यानी कि या तो धक्का देगा या तो खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब दोनों क्या होगा, दोनों नॉर्थ भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन एक का साउथ एक का नॉर्थ दोनों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स हो जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाता है। उसी तरह से आपका ग्रेविटेशन फोर्स भी है, आप यहाँ से कुछ नीचे फेंकिए तो क्या हो जाएगा, धरती अपनी ओर खींचेगी, अर्थ अपनी ओर खींचेगी, तो यानी कि दूर से ही खींच रही है ना, यानी कि बहुत दूरी से ही बल। अर्थ इतनी बड़ी है कि बहुत सारे कुछ फील्ड तक आप जाइएगा, जैसे होता है ना कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अगर उस वेलोसिटी से पूछेंगे फेंकेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला जाएगा, यानी कि उसकी उतनी स्पीड से फेंका जाए तो वो उसके बाद वो पृथ्वी पर लौट नहीं पाती, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है उसका, तो यानी कि कितना हाई रेंज है उसका। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। अब आता है जो बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, वो है बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्स भी कह सकते हैं इसको, जनरली नाम अनबैलेंस्ड ही कहते हैं। अनबैलेंस्ड हो गया ये, यानी कि जो बैलेंस नहीं है, इसको ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, आपको समझने की जरूरत है। जैसे उसके पहले हम देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स। उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। जैसे कोई बॉडी पे अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मान लिया ये फोर्स है हमारा F1 और ये लग रहा है F2, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इसमें, नेट फोर्स अगर कहें तो इधर F1 भी लग रहा है और उधर ही लग रहा है F2 भी, तो नेट फोर्स यहाँ पर होगा हमारा F1 प्लस F2। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी फोर्स हमारा सेम डायरेक्शन में रहेगा, 2 या 2 से अधिक फोर्स जब भी सेम डायरेक्शन में होता है वो क्या हो जाता है, जुट जाता है। लेकिन वही एक फोर्स है हमारा, जैसे एक फोर्स इधर से लगा दिए हम F1 और इधर से लगा दिए F2 अगर, तो यहां पर क्या होगा, नेट फोर्स हमारा हो जाएगा F1 माइनस F2, और वो भी किस डायरेक्शन में होगा, अगर मान लिया F1 अधिक होगा तो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, F1 की ही डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया इसमें कुछ हम क्वांटिटी ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर यहाँ पे 50 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर 50 न्यूटन का लग रहा है और इधर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 50 माइनस 20, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स, ये देखिए ये हम बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड के लिए केस से पहले ये रिजल्टेंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हमें इसी में काम आएगा, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड में।
ठीक है, तो यहाँ 50 माइनस 20 हमारा आ जाता है 30 न्यूटन। अब 30 न्यूटन ये किस डायरेक्शन में लगेगा? अब इधर लगेगा या इधर लगेगा, ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? तो ऊपर नीचे लगने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे कोई भी फोर्स अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, तो इधर ज़्यादा लग रहा है और इधर से कम लग रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको अवॉइड कर देगा। तो हमारा 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब जैसे कि यहाँ पर सेम डायरेक्शन में भी हम कुछ क्वांटिटी ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे अगर यहाँ हम 30 न्यूटन ले लें, यहाँ पे हम 40 न्यूटन ले लें, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 30 प्लस 40 दैट इज 70 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा राइट साइड। ऐसे इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब मान लिया F यहाँ पर F1 बराबर जैसे हमारा 50 और ये हमारा F2 था 20, तो अब जो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, F1 को हम ले लेते हैं 20, F2 को ले लेते हैं 50, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब 50 माइनस 20 तो करेंगे, यानी कि अब हो जाएगा क्या, F2 माइनस F1, लेकिन यहाँ पर 30 न्यूटन होगा, इसका डायरेक्शन अब बदल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इधर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। अब आता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हमने समझ लिया। अब आता है बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। तो रिजल्टेंट फोर्स जब भी जीरो हो जाए, 0 न्यूटन हमारा आ जाए, तो हम कह सकते हैं वो कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स। और अगर हमारा ये 0 नहीं होगा तो ये हो जाएगा अनबैलेंस। जैसे कोई एक बॉडी है, ठीक है, जैसे अगर इसमें हम इधर से लगा दे 50 न्यूटन का फोर्स और इधर से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, तो यहाँ पर देखिए 50 माइनस 50 अगर करें, ये कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन आएगा। और माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, इधर से भी 50 है, इधर से भी 50 है, तो हमारा 0 आ जा रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये बॉडी मूव नहीं करेगी, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है, बॉडी इधर नहीं इधर मूव करेगी ना ही उधर मूव करेगी। अभी हम रिजल्टेंट फोर्स में क्या देख रहे थे कि मान लिया 30 न्यूटन निकाले थे, एक बार डायरेक्शन ऐसे आ रहा था, फिर एक बार 30 निकाले थे तो डायरेक्शन ऐसे आ रहा था। अब इसमें डायरेक्शन हम क्यों दें, क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो गया, यानी कि अब ये स्थिर हो गया, ना ही इधर जाएगा ना ही इधर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स बराबर है। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि अगर डेफिनेशन के तौर पे कहें तो व्हेनेवर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनीबॉडी इज 0 देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, और अनबैलेंस्ड फोर्स व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हुआ हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये हुआ। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन हो गया, हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।